उषा और निशा दिल्ली के विकासपुरी के मशहूर कारोबारी सुभाष तायल की लाडली बेटियां। उषा निशा ने 2 वर्ष बड़ी थी। उषा का रंग रूप जहाँ ठीक ठाक था, वहीं निशा बेहद खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती उसकी सुंदरता का सिक्का जम जाता। सभी उसे दुलारते पुचकारते। दोनों का बचपन संपन्न परिवार की छाया छाया में सुखपूर्वक बीत रहा था। दोनों एक साथ लुका छुपी खेलती तो कभी गुड्डे गुड्डियों का ब्याह रचाती। उषा निशा को अक्सर चिढ़ाया करती कि जैसा तेरा गुड्डा काला कलूटा है ना, वैसा ही तेरा दुल्हा होगा। निशा भी तमक कर जवाब देती, अरे तू देख लियो, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा। वक्त बीतता रहा। दोनों ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। निशा हर मामले में उषा से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती थी, मगर रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृह कार्य में भी वह दक्ष थी। इसी वजह से उससे बचपन से ही एक सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव था। उसके व्यक्तित्व में एक छिपा सा अहंकार था। वह बचपन से ही परिवार वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। उषा भी सुंदर है, मगर निशा का तो जवाब नहीं। खाना तो उषा भी अच्छा बनाती है, मगर निशा जैसा नहीं बना सकती है। निशा को देखो फिर क्लास में अव्वल आई है, और उषा फिर से सिर्फ पास हुई है। और उषा ही क्यों, आस पड़ोस और क्लास की लड़कियों से भी जब भी उसकी तुलना की जाती है, वह हमेशा 21 घोषित की जाती थी। इन्हीं तारीफों के सदके उसके अवचेतन में खुद के नंबर 1 होने की भाव भर दिया था। उसे यही लगता था कि कोई भी दूसरी लड़की उसके मुकाबले कुछ नहीं है। सुभाष तायल की समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। इधर बेटियां बड़ी हुई, उधर उनके लिए रिश्ते आने लगे, और एक शुभ संयोग में उषा का रिश्ता लक्ष्मी नगर निवासी अजय से हो गया। अजय एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखता था। अपने पिता का एकलौता बेटा था और बहुत हैंडसम था। निशा ने जब अजय को देखा तो मानो सम्मोहित हो गई। 6 फुट से निकलता कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और बेहद सलीकेदार, साथ ही साथ बेहद अमीर। सचमुच वह किसी भी नव यौवना के सपनों का राजकुमार हो सकता था। उषा और अजय की शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुभाष तायल ने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। विवाह उत्सव के दौरान निशा सज संवर कर विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। हर जगह आगे आगे थी। उसके रंग रूप का जलवा कुछ ऐसा चढ़ रहा था कि वह वर पक्ष के लड़कों के दिल पर मानो बिजलियां पड़ी थी। तो निशा लड़कियां ईर्ष्या से सुलग उठी थी। पूरे विवाहोत्सव में निशा के रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की चर्चा थी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और उषा अपने पिया के घर चली गई। सपनों के एक सुंदर संसार से निकली तो कहीं अधिक सुंदर और सजीले संसार में चली गई। अजय हर लिहाज में एक अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था, और दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी। कुछ अरसे बाद निशा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स के भंवर में फंसी निशा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वह हर लड़के की तुलना मन ही मन अजय से करती थी। कोई लड़का लुक में अजय से कमतर होता तो कोई पैसे में, किसी का परिवार बड़ा तो किसी की गाड़ी कोठी छोटी होती। निशा एक तरह से मृगदर्शना में जा रही थी। उसके अवचेतन नहीं था कि उसका घर वर किसी भी लिहाज से उषा से कमतर हो। अपनी इसी महत्वाकांक्षा में उसने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी उसे बहुत समझाते थे कि छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं, मगर निशा के दिमाग में तो नंबर 1 होने का मुकाबला चढ़ा था। इसी उपाहों में 2 वर्ष बीत गए। रिश्ते आने भी कम हो गए। निशा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुभाष तायल के सुखी संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नजर लगी। एक दिन उनकी दुकान और गोदाम पर इनकम टैक्स की रेड हुई, और उनके अकाउंट्स में कई अनियमितताएं पाई गई। इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया।
और उन पर 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसमें यदि वह दोषी साबित हो जाते हैं तो उनको जेल भी हो सकती थी। संकट की इस भीषण घड़ी में उनके पुराने मित्र रामनिवास गोयल ने उनका साथ दिया। रामनिवास गोयल स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहुंच रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला खत्म करवाया। 2.5 करोड़ की बजाय सिर्फ 25 लाख जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गए, जब्त माल भी छूट गया और साथ ही साथ की केस खत्म करवा दिया। एक तरह से सुभाष तायल बड़े सस्ते छूटे थे और यह सब सिर्फ और सिर्फ रामनिवास मदद से संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त में उनके सगे जीजा, जो कि भूतपूर्व सांसद थे, और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब रामनिवास ने उनके हद से ज्यादा मदद की थी, रात दिन भाग दौड़ की थी और कईयों का एहसान अपने सिर पर लिया था। सुभाष तायल दिल से रामनिवास के बड़े शुक्रगुजार थे। उनकी कृतज्ञता का ये आलम था कि यदि रामनिवास उनकी जान भी मांगते तो वह ना नहीं कर पाते। 3-4 महीनों बाद जब सारा मामला फारिग हुआ, परिवार में सुकून के दिन लौटे, तो एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान रामनिवास ने सुभाष तायल से अपने बेटे के लिए रिश्ता निशा का हाथ मांग लिया। रामनिवास और सुभाष के आर्थिक और सामाजिक रुतबे में बड़ा अंतर था। यूं तो रामनिवास भी पुराने खानदानी रईस थे, मगर उनका अपने 2 बड़े भाइयों से पुश्तैनी जायदाद के लिए बंटवारे का विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में था। उन दिनों वह दाल मिल रोड पर अपनी 3 कमरों के एक ठीक ठाक से फ्लैट में अपनी पत्नी और इकलौते बेटे राजीव के साथ रहते थे। आय का साधन हस्ताल रोड पर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। दोनों बाप बेटे उसी दुकान पर बैठते थे। राजीव एक मध्यवर्गीय सोच रखने वाले लाखों लड़कों की तरह ही एक लड़का था, जिसकी दुनिया दुकान, घर और कचहरी तक सीमित थी। देखा जाए तो ना तो सामाजिक लिहाज से दोनों परिवारों में रिश्ता होने लायक मेल था और ना ही निशा के सामने राजीव कहीं ठहरता था। मगर फिर भी एहसान के बोझ तले सुभाष इनकार ना कर सके। पिछले दिनों के संकट के दिनों की गमगमाही और इस संकट से निकलने में रामनिवास का योगदान निशा से छुपा नहीं था। उन दिनों वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने कम हो गए थे। राजीव उसे जरा भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी उसने बेमन से हाँ कर दी। 2 महीने बाद एक सूचिपूर्ण समारोह में राजीव और निशा का विवाह हो गया। इस बार चूंकि लड़के वाले अपेक्षाकृत कम हैसियत वाले थे, इसलिए विवाह का आयोजन उतना भव्य और धूमधाम वाला नहीं था जितना उषा के विवाह में था। दुल्हन के श्रृंगार में निशा पर कुछ ऐसा रूप चढ़ा था कि चारों तरफ वाह वाह हो गई थी। राजीव अपनी किस्मत पर फूला नहीं समाता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत उसके लिए इतनी खुशियां लेकर आएगी कि उसे अपना दामन छोटा लगने लगेगा। एक तो एक तो होने वाले ससुराल की साधारण हैसियत, दूसरे जीवन साथी के रूप में राजीव का साधारण व्यक्तित्व और ऊपर से विवाह समारोह भी साधारण। निशा के दिल में कोई उत्साह उमंग नहीं था। सारी जिंदगी हमेशा सबसे अव्वल रहने वाली निशा अपने जीवन के इतने अहम मोड़ पर पिछड़ गई थी। उनके बचपन में उषा द्वारा भोलेपन में कही गई बात, तेरा दूल्हा तो काला कलूटा होगा, मानो आज शाप बनकर सच हो रहा था। यह टीस, यह कसक उसे चैन नहीं लेने देती थी। पूरे विवाह समारोह के दौरान वह खींची खींची रही थी। हर रीति रिवाज को बेमन से निभाती रही। बरमाला फेरे हों, श्लोक सुनाई हो या विदाई, यंत्र वंत्र सी हर रस्म निभाती रही। विदाई से पहले वर वधू के जुआ खेलने के दौरान जब राजीव ने पानी में मुंदड़ी ढूंढने से दौरान उसका हाथ शरारत से पकड़ लिया था, तो उसने बड़ी बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया। राजीव को भी थोड़ा एहसास हो रहा था कि निशा कुछ है सहज है, मगर उसने इसे एक बेटी द्वारा पिता का घर छोड़ने की वेदना ही समझा। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह निशा को इतना प्यार देगा कि वह अपना मायका भूल जाएगी, उसे कभी किसी बात के लिए शिकायत का मौका नहीं देगा। बार बार वह निशा की ओर मोहब्बत भरी नजरों से
निहारता और उसकी उल्फत की परवाज उरुज पर होती जाती। मगर सुहाने सपने अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। राजीव को क्या मालूम था कि जिस मूर्त को उसने इन मंदिर में इतने प्यार से बिठाया था, उसकी पूजा करने लगा था, उस मूर्त में प्राण नहीं थे, जज्बात नहीं थे, प्यार मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। वह मूर्त उसके लिए सिर्फ एक पत्थर का तराशा हुआ हसीन मुसरमा था, जिसके कदमों में अपनी उल्फत के फूल चढ़ाने के बदले उसे मिलनी थी बेरुखी, बेदिली और नफरत। निशा विदा होकर ससुराल आ गई। आज उसकी सुहाग रात थी। राजीव के लिए एक एक पल सदियों के समान बीत रहा था। सारे दिन पड़ोस और रिश्तेदारों की औरतें आती रही, राजीव के यार दोस्त आते रहे। सब ने चांद जैसी बहू के आने से बधाइयां दी। राजीव को मन ही मन उन सभी पर गुस्सा आ रहा था। ये बुढ़िया टलती क्यों नहीं? यह दोस्त कमीने मन ही मन तो मेरी किस्मत से जल रहे हैं। उसका बस चलता तो वह अभी ही रात कर देता। खैर, मुंह दिखाई की रस्म और दिन में 2-3 घंटे आराम के बाद आखिरकार मिलन की बेला भी आ गई। राजीव ने बड़े अरमानों से अपना कमरा सजवाया था। दिल में हजारों अरमान लिए उसने स्वकक्ष में प्रवेश किया। उम्मीद के मुताबिक फूलों से सजी सेज पर निशा यूं बैठी थी कि उसके पैर सामने की ओर आधे मुड़े थे और घुटनों मुखड़ा टिकाए वह चुपचाप बैठी थी। राजीव ने नजर भरकर अपनी दुल्हन को देखा। काश वह एक चित्रकार होता तो इस अद्वितीय सुंदरता को कैनवास पर उतार कर अमर हो जाता। काश वह एक शायर होता तो इस बेपनवा हुस्न की शान में कितने सफ़े भरे होते। मगर शायद कोई भी चित्र या कलाम उसकी पत्नी अप्रिता सौंदर्य के समक्ष फीके ही रहते। मीठी मीठी अनुराग भरी अनुभूतियों के साथ वह पलंग पर निशा के बगल में बैठ गया। दिल में अरमानों का सागर हिलोरे मार रहा था। आंखों में सजीले सपने तैर रहे थे। लबों पर मीठी मुस्कान खेल रही थी। निशा ने सिर उठाया। राजीव के कुछ बोल पाने से पहले ही उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, राजीव मीठे स्वर में बोला। उसे नहीं मालूम था कि अरमानों के सुलगते शोलों पर बेरुखी बारिश होने वाली है। जी देखिए, मैंने यह शादी अपनी खुशी और मर्जी से नहीं की। मुझे पति के रूम में जरा भी पसंद नहीं है। आपके पापा ने हमारे परिवार पर जो एहसान किया था, इस वजह से मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर सकी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का मिलन नहीं होता, बल्कि दिलों का मिलन होता है। और मेरे दिल में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आज की रात यदि सिर्फ मेरा शरीर ही हासिल करना है तो आप कर सकते हैं, मगर आपका यह कृत्य मेरे लिए बलात्कार ही होगा। मैं दिल से इस मिलन को कबूल नहीं कर सकती। बाकी आपकी मर्जी। मुझे जो कहना था कह दिया। कहकर निशा ने सिर झुका लिया। यह शब्द पिघले शीशे की तरह राजीव के कानों में पड़े। उसे दुनिया डोलती से महसूस हुई। कई क्षण तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। होंठ सूख गई, गले में गोला सा अटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने आंखों में उबड़ते आंसुओं को रोका, खुद पर जब्त की और बोला, नहीं निशा, मेरे लिए भी आज की रात का मतलब सिर्फ तुम्हारा शरीर हासिल करना नहीं है। उस शरीर को हासिल करके भी क्या होगा जिसके अंदर धड़कते दिल किसी धड़कन से मेरा नाम ही नहीं। मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। विश्वास रखना, जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा। एक क्षण को चुप की छाई रही। राजीव ने पलंग के सिरहाने रखा तकिया उठाया, पलंग का घेरा काटकर दूसरी ओर पहुंचा और निशा की ओर पीठ करके लेटते हुए बोला, तुम भी थक गई होंगी, सो जाओ। निशा ने भी चुपचाप उसकी ओर पीठ फेर ली और लेट गई। कमरे में एसी चलता रहा, मगर एक सुलगते रिश्ते की तासीर कमरे से भी अधिक ठंडी हो रही थी। सुहाग सेज पर सजे फूल फिजा को महकाते रहे, मगर उल्फत और समर्पण का महकता रिश्ता अपनी खुशबू खो रहा था। मिलन की रैना भी तो आफ्ताब ने फिर से अपने नूर से दुनिया को रोशन किया, मगर राजीव के वैवाहिक जीवन की काली रात तो जाने कितनी लंबी थी। उसकी हसरतों का सूरज तो शायद हमेशा के लिए डूब चुका था। राजीव ने अपने दिल का दर्द किसी पर भी जाहिर नहीं किया।
हर किसी के सामने यूं जाहिर करता मानो उसका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद है। दिन में सबके सामने वह एक आम पति की तरह व्यवहार करता और रात में दोनों एक ही पलंग पर इसी तरह सो जाते, मानो ट्रेन में आमने सामने की बर्थ पर दो अनजान मुसाफिर। राजीव कंपित स्वर में बोला, निशा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। निशा ने अपनी गोरी बाहें राजीव के गर्दन के गिर्द लपेट दी और भावविहीन स्वर में बोली, मुझ जैसी बद्दिमाग लड़की को आपने स्वीकार किया? कभी नफरत की नजर से देखा तक नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है राजीव। उधर निशा का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। बेमन से वह घर के कामों में सास का हाथ बटाती, सबके साथ उदासीन सा व्यवहार करती। उसके अंदर की सुंगड़ गृहिणी और बेहतरीन कुछ मानुस खो गए थे। वह किसी तरह दिन काट रही थी। सास उसे कई बार कह चुकी थी कि राजीव को मुगलई दाल मखनी और मिस्सी रोटी बहुत पसंद है, उसके लिए बना दे, मगर वह टाल देती। 6 महीने बीत गए। राजीव अपने वादे पर खरा उतरा था। उसने भूलकर भी कभी निशा के करीब आने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी निशा को जताया कि उसे कोई शिकायत है। इसके विपरीत वह हमेशा निशा को खुश रखने की कोशिश करता। एक समर्पित पति की तरह अक्सर ही निशा को कभी मूवी, कभी रेस्तरा तो कभी मंदिर ले जाता, उसकी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। इन्हीं दिनों उषा ने एक बेटे को जन्म दिया। उषा की सास की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं थी। जच्चा बच्चा के साथ साथ घर की सचुमिच देख रेख करने का सवाल के सामने खड़ा हो गया। इस स्थिति का जैसा ही निशा को पता चला, उसने 10-15 दिन उषा के घर रहकर उसकी गृहस्थी में हाथ बटाने का प्रस्ताव रखा। राजीव और उसकी मम्मी ने भी संघर्ष स्वीकृति दे दी। निशा उषा के घर चली गई। उन्हीं दिनों रामनिवास का अपने भाइयों के साथ चल रहा बंटवारे का मुकदमा जिस तरह स्टेज पर आ गया। यदि रामनिवास मुकदमा जीत जाते तो लगभग 15 करोड़ की संपत्ति उनके हिस्से में आ जाती। दोनों बाप बेटे रोज कचहरी जाते, घंटों वकीलों संग माथा मारते। आखिरकार जिरह पूरी हुई। 3 दिन बाद फैसला सुनाने की तिथि निश्चित की गई। जिस दिन सिरही पूरी हुई, उसी रात राजीव के मामा को, जो मेरठ में रहते थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। रामनिवास और उनकी पत्नी को मेरठ जाना पड़ गया, जहां एक हफ्ता लग जाना मामूली बात थी। निशा अपनी बहन के घर और माता पिता मेरठ, राजीव घर में अकेले रह गया। उधर निशा ने उषा की गृहस्थी बखूबी संभाल ली। उसने बड़ी लगन से उषा और उसकी सास की समुचित देखभाल की, घर का ध्यान रखा। यहाँ रहने के दौरान अजय के शानदार व्यक्तित्व का जादू और इनकी शानो शौकत उषा के सर चढ़कर बोलने लगी थी। वह अक्सर अपनी ससुराल और उषा के ससुराल की तुलना किया करती थी, राजीव और अजय की तुलना किया करती थी और मन ही मन अपनी किस्मत पर कुढ़ती रहती। घर के कामों के अलावा जब भी समय मिलता, वह और अजय खूब हंसी मजाक किया करते, ताश खेला करते, टीवी देखते। उसे यहाँ आए 5वां दिन था। निशा ने सबको खाना खिलाया। उषा और उसकी सास को अलग अलग आहार बनाकर दिए, दवाइयाँ दी। सारा काम निपटाकर अपने कमरे में, जो कि उषा के बेडरूम के बगल में था, सोने चली गई। पलंग पर लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अचानक उसे अपने बदन पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो उसकी नींद खुल गई। कमरे में जलते हुए नाइट बल्ब मध्यम रोशनी में उसने देखा कि अजय उसके बगल में बैठा है और उसके हाथ में उसके जिस्म पर नैतिकता की सीमा लांघकर फिरा रही है। वह पूरी तरह चौंक कर उठ बैठी। उसकी जुबान को ताला सा लग गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। उसकी चुप्पी का अजय ने कुछ और ही मतलब समझा। उसका हौसला और बढ़ गया। उसने निशा के चेहरे को बाहों के घेरे में लेकर उसके होठों को चूमने की कोशिश की और कान में फुसफुसाया, आई लव यू। निशा, आओ इस रात को हसीन बना दे। अजय के कुतिक इरादों से भागते ही निशा जैसे सैकते की हालत से बाहर निकली। वह तड़प कर उससे परे होती हुई अजय चेहरे पर एक जोर का तमाचा लगाया और नफरत भरे स्वर में बोली, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगर मुझे उषा का ख्याल ना होता तो सारे घर के सामने आपका नंगा कर देती।
गेट आउट। जिल्लत और शर्म से भरकर अजय चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही निशा बिलख पड़ी। आज मानो वह एक छद्दा दुनिया से बाहर निकली थी। अजय की जिस छवि के समूह ने उसकी सोच को जकड़ रखा था वह आज तार तार हो गई। रोते रोते उसके जहन पर राजीव का निष्पाप चेहरा उभरा, जो अजय जितना सुंदर भले ही ना हो, मगर जिससे सच्चाई का नूर टपकता था। उसके जहन पर राजीव से जुड़ी यादें उभरने लगी। कैसे उसने बेकसूर होते हुए भी बिना शिकायत निशा की जाती सही थी। कैसे वह हर व्यक्ति उसकी खुशियों की परवाह किया करता था। उसे याद आया कि पिछले दिनों एक शादी समारोह में अजय जहां गर्भवती उषा को अकेला छोड़कर लड़कियों के साथ जहजबाजी, फ्लर्ट और मस्ती में डूबा था, वहीं राजीव सारे समारोह में उसके साथ साथ घूम रहा था। राजीव के लिए तो मानो निशा के आगे दुनिया खत्म थी। बड़ी मुश्किल से सदियों की तरह लंबी वो रात गुजरी। सुबह होते ही निशा ने अपना सामान पैक किया और उषा की साथ के कमरे में जाकर कहा, आंटी जी मेरा मन जरा ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, आप उषा को बता देना। और उनका जवाब सुनने से पहले ही वह बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई और टैक्सी पकड़कर सीधी अपने घर पहुंची। सुबह के 8 बजे थे। राजीव घर पर अकेला बैठा ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। निशा को देखकर वह हैरान रह गया। अरे, तुम तो 8-10 दिन बाद आने वाली थी। मेरा मन नहीं लगा वहाँ, इसलिए लौट आई। आपने नाश्ता कर लिया? वह अपनेपन भरे स्वर में बोली। नहीं, अभी तो बस उठा हूँ। आज हमारे बंटवारे के मुकदमे का फैसला आना है। 9 बजे कचहरी जाना है, वहीं से दुकान पर चला जाऊंगा। शायद आज लंच के लिए घर ना आ सकूं, बाहर की कुछ खा लूंगा। आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। राजीव ने सहमति से सिर हिलाया, टीवी ऑफ किया और बाथरूम में घुस गया। ड्राइंग रूम में अकेली खड़ी निशा ने सारे घर पर निगाह दौड़ाई। आज घर का जरा जरा उसे अपना स्वागत करता महसूस हो रहा था। उसने एक ठंडी सांस ली और किचन में घुस गई। राजीव के नहा धोकर तैयार होने तक निशा ने सैंडविच और चाय बना ली और उसे सर्व कर दिया। जब तक वह नाश्ता करके उठता, निशा ने फटाफट गोभी के 2 पराठे और आम का मीठा अचार एक टिफिन में पैक कर दिया। राजीव अपना बैग लेकर घर से निकलने को हुआ तो वह फटाफट टिफिन लेकर आई और उसे थमा दिया और अधिक का पूर्ण भाव से बोली, बाहर का खाना की कोई ज़रूरत नहीं है, यह गोभी के पराठे पैक कर दिए हैं, लंच में खा लेना। निशा के बदले बदले अंधेर राजीव को महसूस हो रहे थे। जरूर ये उसका वहम है, उसके मन ही मन सोचा। फिर भी मन में एक अजीब से हर्ष का अनुभव करता उसने टिफिन बैग में रखा और विदा हो गया। पीछे घर में निशा अकेली रह गई। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। गृहिणी की उपस्थिति के अभाव में घर अपेक्षानुरूप बिखरा पड़ा था। उसमें साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और मनोयोग से घर को व्यवस्थित करने में जुट गई। शाम तक वह लगी रही। इस दौरान उसने अपना सारा हुनर इस्तेमाल कर लिया और शाम होते जो घर सुबह कबूतर खाना हो रहा था, वह एक सुव्यवस्थित आशियाना बन गया। शाम के 5 बज गए। वह पूरी तरह से थक गई थी, मगर अभी उसे कुछ और करना था। उसने आधे घंटे आराम करके अपनी थकान मिटाई, फिर उठी और नहा धोकर फ्रेश हुई। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 7 बजने को थे। 8 बजे राजीव का आना अपेक्षित था। कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। फिर वह किचन में घुस गई और बेहद मनोयोग से मुगलई दाल मखनी व धनिया की चटनी बनाई और मिसी रोटी का आटा तैयार करके रख दिया। अपेक्षानुरूप 7:15 बजे राजीव घर पर आया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। घर में घुसते ही उसके बैग सोफे पर फेंका और हर्षित स्वर में बोला, निशा, हम केस जीत गए। अब हमें अपना हक मिल जाएगा। हम जीत गए निशा, हम जीत गए। कहते कहते उसने घर पर चारों ओर नजर दौड़ाई। घर का कायापलट हो चुका था। उसने हैरानी से निशा की ओर देखा। निशा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और मन ही मन बोली, हाँ राजीव, आप जीत गए। अब आपको आपका हक जरूर मिलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। वह प्रत्यक्ष बोली, आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, हम साथ खाना खाएंगे। राजीव को कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह प्रसन्नता से बोला। क्या बनाया है आज? उसने पूछा। दाल मखनी और मिस्सी रोटी।
निशा मिठी मुस्कुराहट के साथ बोली, खास मेरी पसंद का खाना। राजीव हैरान होता हुआ मंगतर मुगसा वाश बेसिन की ओर मुड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने बजे केस से मिली जीत की खुशी मनाए या निशा के बदले व्यवहार की। थोड़ी देर के बाद दोनों ड्राइंग रूम के फर्श पर ही बैठकर एक ही थाली में डिनर कर रहे थे। खाना इतना जायकेदार बना था कि राजीव उंगलियां चाटता रह गया था। आज खाने जायके में एक मजे हुए कुक के हुनर के साथ साथ अपनी प्रीतमता के मनोहार का तड़का भी साथ था। अजय की आत्मा तक तृप्त हो गई। खाने के बाद निशा ने बर्तन वगैरह हटाए और फिर अजय से बड़े मनोहर भरे सबर में बोली, मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा है। आप क्वालिटी बूथ से कसाटा का पैक मेरे लिए ला दोगे प्लीज? अरे इतनी सी बात, राजीव प्रसन्नता से बोला। उसके लिए यही बहुत था कि निशा ने उसे किसी काम के लिए बोला था। देखो इस समय तो आइसक्रीम जनकपुरी मोड़ पर ही मिलेगी, आने जाने में कोई आधा घंटा लग जाएगा। तब तक तुम टीवी देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। कहकर राजीव ने कार की चाबी उठाई और फ्लैट से बाहर निकल गया। यही तो निशा चाहती थी। उसके जाते ही निशा अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और अपनी शादी का जोड़ा निकाल लिया। आज उसे फिर से दुल्हन बनना था। वह खुद का श्रृंगार करने में लग गई। आधे घंटे बाद दुल्हन के जोड़े में सजी उसने अपने रूप आईने में देखा तो अपने हुस्न के जलाल को देखकर खुद ही शर्मा गई। फिर वह उसी पोज में बेड पर बैठ गई जैसे समय बैठी थी और गृहिणी की तरह अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उसका रोम रोम आज राजीव के प्रति समर्पण के भाव में सुलग रहा था। तभी उसे बाहर से राजीव की आवाज सुनाई दी, निशा निशा। अरे भाई कहाँ हो? आवाज लगाता हुआ वह बेडरूम में आया। वहां का नजारा देख थमक कर खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। दुल्हन की तरह सजा कर कमरा और दुल्हन के जोड़े में सजी निशा सारा मंजर अपनी कहानी खुद कर रहा था। पलंग पर बैठी निशा का रूप अप्सराओं को मात कर रहा था। निशा धीरे से उठी और उसके पास चलकर आई। उसने अजय के हाथों से आइसक्रीम का पैकेट लेकर टेबल पर रख दिया और नजरें नीची किए हुए बोली, मेरे गुनाह की जो सजा आप दोगे मुझे मंजूर है, मगर अपने दिल से मुझे कभी मत निकालना। कहते हुए उसकी कमल जैसी आंखों से दो मोती निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आए। राजीव कंपित स्वर में बोला, निशा मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। निशा ने अपनी गोरी बाहें राजीव के गर्दन के लिपेट दी और भावुक स्वर में बोली, मुझ जैसी बददिमाग लड़की को आपने स्वीकार किया, कभी नफरत की नजर से नहीं देखा। यह तो मेरा सौभाग्य है राजीव। मैं आप जैसे देवता पुरुष के काबिल कहाँ हूँ? राजीव ने आतुर भाव से उसे बाहों में निशा लता की तरह उससे लिपट गया। वक्त जैसे थम गया। कितनी ही देर दोनों यूं ही खड़े रहे। फिर निशा ने राजीव के कानों में प्यार भरे समर्पित स्वर के साथ कहा, उषा को बेटा हो गया, अब हम भी मम्मी पापा बनने गए। राजीव भावविभोर स्वर से बोला, हाँ मगर मुझे बेटी चाहिए, तुम्हारी जैसी नहीं, आप जैसी। मेरे जैसी हुई तो नकचढ़ी बनेगी। वो हंसते हुए बोली। राजीव भी हंस पड़ा। दोनों नजर उठाई। निशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। राजीव ने उसे अपनी बलिष्ठ बाहों उठाया और बढ़ गया। सड़क पार कहीं दूर लाउडस्पीकर पर गाना बज रहा था, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात।